नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अटल हॉल का भी शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बहुउद्देश्य सभागार का भूमि पूजन किया, जिसमें आम जन को भी फायदा मिलेगा। सीएम ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह के मंच से तारीफ करते हुए कहा कि बोर्ड चेयरमैन ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, किसी को मानते नहीं। आपको बताते चले, इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह भी मौजूद रहे। बोर्ड सभी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भेंट मिला है। बोर्ड उपाध्यक्ष के साथ में बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। साथ में धन्यवाद। और इसके बाद कृषि का 51 साल गुजर जी को भी माननीय अध्यक्ष महोदय और संतोष कुमारी किसान संजीव भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। जहां सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा सीएम ने अटल हॉल का शिलान्यास भी किया। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बहुउद्देश्य सभागार का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें आम जन को भी फायदा मिलेगा। सीएम ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह की मंच से ही तारीफ करी। बोर्ड चेयरमैन ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और किसी को मानते नहीं है। आपको बता दें कि इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह भी मौजूद रहे। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के गांव का दौरा किया। साथ ही साथ किसानों से रूबरू हुए और फसलों के नुकसान के बारे में जायजा लिया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल गिरदावरी करा करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उनके खेतों की स्पेशल गिरदावरी होगी और जिन किसानों का बीमा नहीं है, उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के गांव का दौरा किया। साथ किसानों से रूबरू हुए और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल गिरदावरी कराकर नुकसान की भरपाई जरूर की जाएगी। घरौडा में गंदे पानी की निकासी ठप होने से गांव बरसात की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने बरसत घरौडा रोड पर जाम लगा दिया। इस मौके पर ग्रामीण विरोध जताने के लिए गंदे पानी से भरी सड़क के बीच चारपाई बिछाकर डटे रहे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धांधली के आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक बरसत गांव को विधायक हरविंद्र कल्याण ने गोद लिया था। वहीं करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी गांव के जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो जिसकी तस बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या कुछ स्थिति इस समय घरौडा गांव की है और इसी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं ग्रामीण। आप देखिए, गंदे पानी के बीच में ही चारपाई लगा करके ग्रामीण बैठ गए हैं। लगातार आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का खतरा बनता है, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नहीं है। हालात गांव के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गंदे पानी में इसी तरीके से जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं ग्रामीण, लेकिन उनकी सुनने वाला, उनकी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कई बार शिकायत की गई और उसके बाद थक हार करके आज एक बार फिर से विरोध जताया गया है। चरखी दादरी में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते दर्जनों गांवों के किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो बारिश के साथ ओलावृष्टि ने सरसों व गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। वहीं सरसों और गेहूं की
फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को फसलों में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उस पर ओलावृष्टि से किसानों को चिंता में डाल दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फसल के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करा करके उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों का गुजारा चल सके। किसी हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव का वो गिरदावरी करवाई जाए और हमें गरीब किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। कम से कम 70% नुकसान है और 50% गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि एक बार हमारी गिरदावरी करवाए और इसकी मुआवजा की बात। सरसों की 75% है, गेहूं में आध नुकसान है। ये नुकसान है हमारे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है ओलावृष्टि से। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि हमारे गांव के जो किसानों की जो खेती का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजे के लिए एक बार गिरदावरी की जाए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है, इतने पैसे लगाए उन्होंने, किसी ने पे लिया है, किसी ने माड़ पे लिया है, किसी ने आधे पे लिया है, तो उसको देखते हुए जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके बारे में सरकार को ध्यान से गिरदावरी करवानी चाहिए और उनको मुआवजे दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रादौर में स्वास्थ्य विभाग ने गांव दर गांव कैंपिंग शुरू कर दी है, जहां विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांवों में जाकर के लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। साथ ही साथ उन्हें मौके पर ही दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं लगातार इस तरीके के प्रयास लोगों के लिए काफी लाभदायक हैं। वहीं बातचीत के दौरान डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। मौके पर ही लोगों के जांच किए जाने से उन्हें समय पर शरीर में रोग की जानकारी मिल जाती है। इतना ही नहीं, मोबाइल टीम 1 महीने से अनेक गांव के लोगों को दवाइयां भी वितरित कर चुकी है। ठीक है। रादौर में स्वास्थ्य विभाग ने गांव दर गांव कैंपिंग शुरू कर दी है, जहां विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांवों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। साथ ही साथ उन्हें मौके पर दवाइयां भी दी जा रही हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है। आज यहाँ पर एम्बुलेंस की जो वैन आई थी उसमें हमने 50 लोगों को ओपीडी में देखा है, जिसमें सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, जिनमें खून की कमी पाई गई उनके खून की जांच की गई। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर, जिनका ज़्यादा था ब्लड प्रेशर, उनकी ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने के बाद उनको दवाई दी गई और कुछ लोगों की शुगर की जांच की गई। लगभग 50 लोगों की हमने अभी तक जांच कर ली है और सभी को दवाइयों का वितरण किया गया है। हर घर तक स्वास्थ्य की सुविधा को पहुंचाया जाए। पानीपत में मानवता की मिसाल सामने आई, जहां एक प्रवासी मजदूर अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक निजी अस्पताल में खून बेचने के लिए पहुंचा और डॉक्टरों से खून के बदले पैसे देने की बात कही क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वहीं डॉक्टरों ने उसे समझाया कि अस्पताल में खून नहीं खरीदा जाता। ऐसे हालातों के देखते हुए स्थानीय लोगों ने मजबूर शिव कुमार की सहायता की और मजदूर की समस्या का समाधान किया गया। चुनाव प्लस में लेबर वाले काम करते थे। और कोई नहीं आपके यहाँ साथ? यहाँ पे आपका साथी कोई नहीं? हमारे गांव के। अच्छा, आपकी माँ का एक्सीडेंट बिहार में हुआ तो वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है जो आपको यहाँ से जाना? एक बहन था हमारे, वो हमारे से छोटा है, तो वो इतना बड़ा नहीं है कि आपकी माँ की देखभाल। हमारे से छोटा है तो क्या करें। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हुई और 413 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.70% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 156 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 32, यमुनानगर में 6, झज्जर में 3, पलवल में 24 और रेवाड़ी में 7 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी होती चली जा रही है। कोरोना की रफ्तार
रफ्तार में फिलहाल इस समय ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं मरने वाले लोगों की, तो उनके जो स्थिति है वो भी कम होती चली जा रही है, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ये आप सभी लोगों के लिए राहत वाली खबर है कि आंकड़ों में बेहद कमी आ चुकी है और फिलहाल इस समय जो कोरोना की रफ्तार पकड़ रखी थी कोरोना ने, उस रफ्तार में यहां पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम में आयोजित अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में कई राज्यों के रेरा चेयरमैन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राजस्थान रेरा चेयरमैन एनसी गोयल से खास बातचीत की हर खबर के एडिटर सुंदर सोलंकी ने। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। चीज हो रही है, 2 दिनों से अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव चल रहा है और खास बात यह है कि हमारे साथ राजस्थान रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल साहब हैं बातचीत के लिए। सर, अमूमन इस तरह के डिस्कशन, इस तरह की चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन जो बातें निकल के आती हैं उनको जमीन पर ले जाने में वो दिक्कतें रहती हैं, वो ऐसे लगता है भूल जाते हैं लोग। आप क्या उम्मीद करते हैं इससे? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज रखे गए हैं डिस्कशन के लिए और उन पर डिटेल में चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि उनके सबसे बड़े अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आज इसके कंक्लूडिंग सेशन में आ रहे हैं, तो उससे मुझे ये पूरा ऐसा लगता है कि जो भी रिकमेंडेशंस होंगी तो वो सब या उसमें से अधिकांश धरातल पर जल्दी आनी चाहिए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि ये चीज़ें ज़मीन पर उतने। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ जिस तरह से रेरा का रोल है या रियल एस्टेट में जो समस्या है, क्या देखते हैं कि एक कॉमन चीज़, कॉमन दिक्कतें हैं कुछ? हाँ, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो सभी स्टेट्स में रेरा को लेकर कॉमन है। इसलिए करीब 10-12 स्टेट के चेयरमैन ने इसमें भाग लिया है और हमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं और कुछ जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं वो भी हमने इसमें बताए हैं। तो आपसी आदान प्रदान से मैं समझता हूँ कि रेरा की फंक्शनिंग में हम सबको और ज़्यादा मदद मिलेगी। निश्चित रूप से ये तालमेल बना रहे और ये कोऑर्डिनेशन रहे तो दोनों के। लेकिन सवाल यही कि कॉमन इश्यूज़, ये हम गुरुग्राम और हमारा जिस तरह से हरियाणा की बात करें, एनसीआर में बहुत सारा क्षेत्र आता है, उस लिहाज से वो कॉमन इश्यूज क्या हैं और उनके कॉमन समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो इशू है रेरा का वो ये है कि बिल्डर बायर का जो रिलेशन है जी, उसको रेगुलेट करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और किसी प्रकार की बायर के साथ चीटिंग नहीं हो। ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। उसके तहत कई छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जैसे कि कॉमन एरियाज हैं, तो कॉमन एरियाज़ की परिभाषाएं कुछ जगह अलग हैं, कुछ जगह समान है, लेकिन कॉमन एरिया क्या है तो उसको लेके चर्चा हुई और ये तय हुआ कि जो बिल्डर रजिस्ट्रेशन के टाइम डिक्लेयर करता है कि साहब आपको क्लब हाउस मिलेगा या स्कूल मिलेगा या इसमें लिफ्ट होगी, जिम्नेजियम होगा, व्हाटएवर फैसिलिटीज़ जो प्रॉमिस करता है वो उसको हर हालत में उपलब्ध करानी चाहिए। जो वो नहीं दे सकता उसको प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए जी। जी नहीं, अगर कोई ऐसे कॉमन एरिया है जिसको उसको कानूनन या गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसको बेचने का अधिकार है, फॉर एग्जांपल अगर उसको स्कूल, उसकी स्कीम में स्कूल अप्रूव हुआ है और उसको स्कूल का प्लॉट किसी थर्ड पार्टी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि वो खुद तो स्कूल चला नहीं सकते हैं, तो ऐसे एरिया को कॉमन एरिया नहीं मानना चाहिए। तो उससे फिर आपसे विवाद नहीं होंगे कि साहब ये जो है आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दीजिए, आप थर्ड पार्टी को क्यों दे रहे हैं। तो उसका इलाज ये है कि प्रारंभिक स्टेज पर ही ये सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि क्या चीज़ तो बेचेगा बिल्डर और क्या चीज़ फ्री में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपी जाएगी। लेकिन सर, एक और सवाल आता है कि रेरा की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद
ये स्थिति होती है कि जो बिल्डर कहता है वो दिखता नहीं जमीन पर, मतलब ऐसे लगता है रेरा के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा है। क्या वजह मानते हैं कि क्या जो एक एक्शन होने चाहिए बिल्डर के खिलाफ उनकी लापरवाहियों को लेकर वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी वजह है? देखिए, ये नया कानून है और प्रारंभिक स्टेज पर कुछ कठिनाइयाँ होती है, लेकिन अब जो है रेरा अपने लगभग फुल फ्लो में आ गया है और इसका प्रभाव अब दिखने लगा है। तो पहले दिन से इसमें ट्रांजिशन फेज होता है कि जो लोगों ने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, बाद में रेरा एक्ट आ गया तो वो बीच मझधार में एक नियम बदल गए, उसको लेके कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। और इस पीरियड में तो विशेषकर 2 साल कोरोना की वजह से ये व्यवस्थाएं कुछ पूरी तरह प्रभावी नहीं हुई और हरियाणा में तो विशेषकर और बाकी जगह पर भी इस चीज़ को लेकर विवाद था कि क्या अथॉरिटी का सिंगल मेंबर कंप्लेंट्स की सुनवाई कर सकता है या सभी मेंबर्स को एक साथ बैठकर सुनवाई करनी पड़ेगी। इस बात पे भी विवाद था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, और जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर ये एक्ट लागू है या नहीं है। तो इन सब मुद्दों को अब सुप्रीम कोर्ट के स्तर से तय कर दिया गया है और उसके बाद अब रेरा की फंक्शनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, इस कॉन्क्लेव से राजस्थान के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप क्या लेके जा रहे हैं? एक तो देखिए, इसमें ये बात आई है कि सोशल सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले दिनों यहाँ गुड़गांव में दुर्घटना हुई, उसको लेके इन्होंने रेगुलेशंस तैयार किए हैं, संभवतः आज वो जारी भी करेंगे। तो हम भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेके अपने कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही उसको स्ट्रक्चरल सेफ्टी का अपना जो पूरा प्लान है वो प्रस्तुत करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और राजस्थान, क्योंकि आपने रेरा राजस्थान पूरी तरह से देखा है, वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके अनुभव के तौर पर यहाँ क्या दिया है इन लोगों को? आपने जो अनुभव शेयर किया होगा या जो मशवरा दिया होगा वो क्या? एक तो देखिए, फेजिंग को लेकर इशू था कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को क्या टुकड़ों में बांट के उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो राजस्थान में हम जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, वो 50 एकड़ में अप्रूव किया। अब बिल्डर एक साथ 50 एकड़ को शुरू नहीं करना चाहता, उसमें से 25 एकड़ पर ही पहले चरण में फर्स्ट फेज में काम करना चाहता है। तो हम उसको बिल्डर पे छोड़ते हैं कि वो अगर टुकड़ों में करना चाहता है तो भले ही करे, लेकिन जो डेट कमिटमेंट करता है कि इस डेट को मैं पूरा करूंगा, उस फेज को, उस डेट को उसको पूरा करना है, उसमें कोई इफेंट बट नहीं होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, मान लीजिए पार्क है, कम्युनिटी हॉल है, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उसको फर्स्ट फेज में ही बनानी पड़ेंगी। हम उसको ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ को पेंडिंग कर दे सेकंड फेज के लिए, क्योंकि रेरा एक्ट ही मानता है कि हर फेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और उसकी निर्भरता सब्सिक्वेंट फेजेस पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर फेजिंग करता है तो रेरा वहाँ फेजिंग अलाउ कर रहा है अपने स्तर पर, प्रोवाइडेड उसके अंदर सारी जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं और कॉमन एरियाज़ हैं वो पहले चरण में ही विकसित किए जाए। बेहद शुक्रिया आपका सर। बड़ी बात कही है सर ने कि जिस तरह से ये कॉन्क्लेव है, जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें, ऐसे विचार हैं, ऐसी इश्यूज़ हैं जिनके समाधान हैं, वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर के लिए गुरुग्राम से। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।